डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। अमेरिकी हमलों से फिर दहला ईरान, 140 ठिकानों पर किए हमले। ईरान का भी पलटवार, अरब देशों पर दागी मिसाइलें। वहीं लेबनान पर इजरायल ने फिर किए हमले। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह करेंगे कानपुर लखनऊ 6 लेन एक्सप्रेसवे का आज लोकार्पण। लखनऊ कानपुर सफर होगा तेज और आसान। हरदोई लखनऊ एनएच पैकेज 4 का भी लोकार्पण। उत्तराखंड के पहाड़ी जिलों में आज भारी बारिश का अलर्ट। लैंडस्लाइड से 2 हाईवे समेत 126 सड़कें बंद। ऋषिकेश यमुनोत्री हाईवे लगातार तीसरे दिन भी बंद। देहरादून रुद्रप्रयाग में लैंडस्लाइड का खतरा। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में भीषण हादसा, पब में लगी भीषण आग। 27 लोगों की दर्दनाक मौत, 63 से ज्यादा घायल। नमस्कार, आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता सिंह। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की बड़ी खबर का रुख करके, जो ईरान और अमेरिका के बीच तनाव चरम पर। अमेरिकी हमलों से फिर दहला ईरान। अमेरिका ने ईरान में 140 ठिकानों पर हमले किए। ईरान का भी पलटवार, अरब देशों पर दागी मिसाइलें। लेबनान पर इजरायल ने फिर किए हमले। तनाव बढ़ने से तेल की कीमतों में भी उछाल हुआ है। अमेरिका ने ईरान के खिलाफ एक और सैन्य अभियान चलाते हुए कहा कि इसका उद्देश्य हॉर्मुज जलजमरू मध्य में वाणिज्यिक जहाजों को निशाना बनाने की ईरानी क्षमता को कमजोर करना है। सेंटकॉम के अनुसार कार्रवाई राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के निर्देश पर की गई। ईरान ने इन हमलों को संयुक्त राष्ट्र चार्टर का उल्लंघन बताते हुए जवाबी कार्रवाई की चेतावनी दी है। अमेरिका ने ईरान पर एक बार फिर सैन्य हमले किए हैं। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने कहा कि इस कार्रवाई का उद्देश्य हॉर्मुज जलजमरू मध्य से गुजरने वाले नागरिक नाविकों और वाणिज्यिक जहाजों को निशाना बनाने की ईरान की क्षमता को और कमजोर करना है। सेंटकॉम ने एक्स पर पोस्ट कर कहा कि यह कार्रवाई अमेरिकी राष्ट्रपति के निर्देश पर की गई है ताकि ईरान बलों को उनके कदमों के लिए जवाबदेह ठहराया जा सके। ईरान के विदेश मंत्रालय ने पिछले 24 घंटों में हुए अमेरिकी सैन्य हमलों की कड़ी निंदा करते हुए कहा, उन्हें संयुक्त राष्ट्र चार्टर का घोर उल्लंघन बताया। अमेरिका ने रविवार को ईरान में 140 ठिकानों पर मिसाइल और ड्रोन हमले किए। ईरान के सुप्रीम लीडर मुजतबा खामेनेई के सलाहकार मोहसिन रेजाई ने कहा कि हॉर्मुज स्ट्रेट ईरान के लिए कई परमाणु बमों से भी ज्यादा अहम है। इजरायली सेना ने दक्षिणी लेबनान के नबातिये जिले के कफर तेबनित कस्बे पर गोलीबारी की। अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते सैन्य तनाव के बीच एशियाई कारोबार में कच्चे तेल की कीमतों में 3% से ज्यादा की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। और अगली बड़ी खबर आ रही है पंजाब से, जहां पंजाब कांग्रेस में पावर गेम। पंजाब कांग्रेस में राजा वंटिंग वर्सेस चन्नी। पंजाब कांग्रेस के बागी गुट की मीटिंग में गर्मागर्मी। पंजाब कांग्रेस में नहीं थम रही चन्नी की बगावत, दिल्ली कूच कर सकता है चन्नी गुट। चन्नी गुट पंजाब और कांग्रेस अध्यक्ष को हटाने की मांग पर अड़ा हुआ है। राहुल गांधी चन्नी समर्थकों को बातचीत के लिए दिल्ली बुला सकते हैं। पंजाब कांग्रेस में नेतृत्व परिवर्तन को लेकर चल रही खींचतान अब दिल्ली तक पहुंच सकती है बताया जा रहा है। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के खेमे से चेतावनी दी गई है कि यदि उनकी मांगों पर जल्द विचार नहीं हुआ तो वे दिल्ली में शक्ति प्रदर्शन करेंगे। पंजाब कांग्रेस में नेतृत्व परिवर्तन को लेकर चन्नी गुट दिल्ली में शक्ति प्रदर्शन की तैयारी में है। राहुल गांधी इस हफ्ते चन्नी समर्थकों को बातचीत के लिए दिल्ली बुला सकते हैं। वहीं चन्नी गुट के नेता दिल्ली में भी हाईकमान के सामने वैसा ही प्रदर्शन करने की तैयारी कर रहे हैं जैसा गत शनिवार को प्रदेश प्रभारी भूपेश बघेल के समक्ष किया गया था। चन्नी गुट प्रदेश प्रधान अमरिंदर सिंह राजा वंडिंग को हटाने की मांग पर अड़ा है। बघेल ने स्पष्ट किया है कि मौजूदा फैसले में किसी तरह का बदलाव नहीं होगा, लेकिन ये वह पार्टी नेताओं की बात हाईकमान तक पहुंचा देंगे। चन्नी गुट को उम्मीद है कि उनके पक्ष में बड़ी संख्या में विधायकों और वरिष्ठ नेताओं के समर्थक को देखते हुए कांग्रेस हाईकमान जल्द हस्तक्षेप करेगा। चन्नी गुट के 92 हलकों के मौजूदा और पूर्व विधायक तथा चुनाव लड़ चुके नेता 2027 के चुनाव में अपनी टिकट पक्की करने के लिए दिल्ली में शक्ति प्रदर्शन का हिस्सा बनने के लिए खुशी खुशी तैयार है।
विदेश से राहुल गांधी भी लौट आए हैं और संभावना है कि भूपेश बघेल से स्थिति की रिपोर्ट लेने के बाद वह पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी, उनके गुट के सांसद सुखजिंदर सिंह रंधवा, तृप्त रजिंदर सिंह बाजवा, ओपी सोनी व परगट सिंह बातचीत के लिए इसी सप्ताह दिल्ली बुला सकते हैं। और अगली बड़ी खबर आ रही है थाईलैंड से, जहां पर थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में भीषण हादसा। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक के पब में लगी भीषण आग। पब में आग लगने से 27 लोगों की दर्दनाक मौत हुई है। 27 लोगों की दर्दनाक मौत में 63 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में एक पब में भीषण आग लगने से कम 27 लोगों की मौत हो गई है और इस हादसे में कई अन्य घायल भी हो गए हैं। आग आधी रात के आसपास लगी और तेजी से पूरे परिसर में फैल गई। दमकल विभाग ने लगभग आधे घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। हादसे के बाद प्रशासन ने घटना की जानकारी शुरू कर दी। राहत कर्मियों ने बताया कि आग लगने की सूचना देर रात को मिली। सोशल मीडिया पर साझा किए गए वीडियो में उत्तरी बैंकॉक स्थित पब के मुख्य द्वार से ऊंची लपटें उड़ती दिखाई दे रही हैं। लोग जाने बचाने के लिए बाहर भागते नजर आए, जबकि आसमान में काले धुएं का घना गुब्बार फैल गया। थाईलैंड के प्रधानमंत्री अनुतिल चार्नवीरकुल ने घटनास्थल पर पत्रकारों से कहा कि हादसे में 27 लोगों की मौत हुई है और कई लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उन्होंने कहा कि आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है। फिलहाल अधिकारी बैंकॉक के ताजा हादसे की विस्तृत जांच कर रहे हैं। मृतकों और घायलों की पहचान की प्रक्रिया भी जारी है। अगली बड़ी खबर आ रही है लखनऊ से, जहां पर कानपुर लखनऊ 6 लेन एक्सप्रेसवे का आज लोकार्पण। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह करेंगे उद्घाटन। 4200 करोड़ लागत से तैयार हुआ एक्सप्रेसवे। लखनऊ कानपुर सफर होगा तेज और आसान। दोनों शहरों के बीच यात्रा घटकर करीब 40 मिनट होगी। हरदोई लखनऊ NH पैकेज 4 का भी लोकार्पण। लखनऊ से कानपुर जाने वालों को आज एक्सप्रेसवे की सौगात मिलेगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इसका उद्घाटन करेंगे। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने एक्सप्रेसवे से जुड़ी सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। 3,600 करोड़ रुपए से तैयार इस एक्सप्रेसवे पर 4 बड़े पुल, 25 छोटे पुल, 4 फ्लाईओवर, 11 पैदल अंडरपास और हल्के वाहनों के लिए 13 अंडरपास बनाए गए हैं। एक्सप्रेसवे पर वाहन 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलाए जा सकेंगे। इससे यात्री 30 से 35 मिनट में सफर पूरा कर लेंगे। ये एक्सप्रेसवे लखनऊ के साथ साथ सीतापुर, हरदोई, अयोध्या और सुल्तानपुर से भी कानपुर पहुंचना आसान बनाएगा। एक्सप्रेसवे में सेफ्टी फीचर्स और रिएक्शन टाइम का भी विशेष ध्यान रखा गया है। हादसा होने पर 15 मिनट में मदद के लिए टीमों मौके पर पहुंच जाएंगी। वहीं पूरे एक्सप्रेसवे पर 63 सीसीटीवी और 16 वीडियो डिटेक्शन इंसिडेंट सिस्टम लगाए गए हैं। लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे पर टोल महंगा होगा। कार, जीप और वैन से कोर की यात्रा के लिए 275 रुपए का टोल लगेगा। 24 घंटे में वापसी पर 415 रुपए देने होंगे। हल्के व्यावसायिक वाहनों के लिए एक ओर से 445 रुपए और उसी दिन वापसी पर 670 रुपए का टोल वापस होगा। बस और ट्रक के लिए सिंगल जर्नी का टोल 935 रुपए और 24 घंटे में वापसी पर 1405 रुपए लगेगा। और इस खबर की अधिक जानकारी के साथ हमारे विशेष संवाददाता आनंद सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। आनंद, आज लखनऊ कानपुर एक्सप्रेस वे का लोकार्पण होने जा रहा है, तैयार हो चुका है। इसको बताया जा रहा है कि 4200 करोड़ रुपए की लागत से तैयार किया गया है। कई फीचर्स इसमें दिए गए हैं। आने वाले समय के लिए काफी अच्छा माना जा रहा है और ऐसे ही कई एक्सप्रेसवे का लोकार्पण होने जा रहा है। बिल्कुल, देखिए ये एक महत्वाकांक्षी परियोजना थी योगी सरकार की और इस एक्सप्रेसवे के बनने से न सिर्फ लखनऊ से कानपुर की दूरी कम होगी, बल्कि जो समय की बचत है वो भी काफी बचेगी। समय की बचत भी काफी होगी। पहले क्या होता था कि इतना ज्यादा इस पर रश था, इतनी ज्यादा भीड़ थी कि घंटों घंटों लोगों को लखनऊ से कानपुर पहुंचने में लगते थे। लेकिन अब इस एक्सप्रेसवे के बनने से यात्रा सुगम होगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जो लखनऊ के सांसद भी हैं, इसके अलावा केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उन्नाव से इस एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करेंगे, इसका शुभारंभ करेंगे। करीब शाम को 4 बजे ये कार्यक्रम यहाँ पर होने वाला है। जो उन्नाव का ढाऊ खेड़ा रेस्ट एरिया है, वहाँ से
ये तीनों ही लोग इस कार्यक्रम की इस एक्सप्रेसवे का शुभारंभ करेंगे। और यहाँ पर कार्यक्रम खत्म होने के बाद सभी लोग सरोजनी नगर, जो लखनऊ राजधानी लखनऊ की विधानसभा है, यहाँ पर जो मुख्य समारोह आयोजित हो रहा है वहाँ पर हिस्सा लेंगे। वहाँ पर वो सभी शामिल होंगे। 4,000 करोड़ से भी अधिक की लागत से ये 6 लेन का ये एक्सप्रेसवे बनाया गया है, जो पूरी तरह से न सिर्फ यात्रा को सुगम करेगा बल्कि तमाम जो एमिनिटीज हैं, जो यात्री सुविधाएं हैं, वो यहाँ पर मिलेंगी। अगर किसी कारणवश कुछ दुर्घटना होती है तो उसके लिए भी तुरंत क्विक रिस्पॉन्स टीम भी वहाँ पर तैनात रहेगी। और इसके अलावा जो सबसे बड़ी चीज है कि न सिर्फ लखनऊ और कानपुर बल्कि उन्नाव, सीतापुर, हरदोई, अयोध्या और सुल्तानपुर, यहाँ के जो यात्री हैं उनकी यात्रा अब काफी सुगम हो सकेगी। ठीक है आनंद, आपका बहुत धन्यवाद जानकारी साझा करने के लिए। तो आपको बता दें, लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे लखनऊ के साथ साथ सीतापुर, हरदोई, अयोध्या और सुल्तानपुर से भी कानपुर पहुंचना आसान बनाएगा। एक्सप्रेसवे में सेफ्टी फीचर्स और रिएक्शन टाइम का विशेष ध्यान रखा गया है। और अगली बड़ी खबर आ रही है उत्तराखंड से, जहां पहाड़ी जिलों में आज भारी बारिश का अलर्ट। लैंडस्लाइड से 2 हाईवे समेत 126 सड़कें बंद। देहरादून रुद्रप्रयाग में लैंडस्लाइड का खतरा। ऋषिकेश यमुनोत्री हाईवे लगातार तीसरे दिन भी बंद है। देश के ज्यादातर हिस्सों में मानसून की रफ्तार धीमी हो गई है। मौसम विभाग के मुताबिक अभी उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर में भी अच्छी बारिश हो रही है। हालांकि आज बिहार और पश्चिम बंगाल समेत 18 राज्यों के लिए बारिश का रेड अलर्ट है। उत्तराखंड में लगातार बारिश के कारण कई जगह लैंडस्लाइड हुई हैं। 2 नेशनल हाईवे समेत 126 सड़कें बंद है। सियाना चट्टी के पास ऋषिकेश यमुनोत्री हाईवे लगातार तीसरे दिन भी बंद रहा। तवाघाट गुंजी हाईवे भी मलबे आने से बंद है। मौसम विभाग ने यूपी, बिहार समेत 18 राज्यों में बारिश का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 6 से 7 दिनों तक उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर के कई इलाकों में अच्छी बारिश जारी रह सकती है। मौसम विभाग ने आज उत्तराखंड के देहरादून, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर, चमोली और पिथौरागढ़ में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। इन जिलों में कहीं कहीं बारिश हो रही है, भारी बारिश हो सकती है। इससे पहले भारी बारिश से देहरादून के विकासनगर स्थित लखवाड़ हाइड्रो इलेक्ट्रॉनिक प्रोजेक्ट के पास लैंडस्लाइड हो गया था। कई मशीनें मलबे में दब गई थी। प्रदेश में 126 सड़कें बंद हो गई थी। तो आपको बता दें कि मौसम विभाग के मुताबिक अभी उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर में भी अच्छी बारिश हो रही है। हालांकि आज बिहार और पश्चिम बंगाल समेत 18 राज्यों के लिए बारिश का रेड अलर्ट है। उत्तराखंड में लगातार बारिश के कारण कई जगह लैंडस्लाइड हुई है। 2 नेशनल हाईवे समेत 126 सड़कें बंद है। सियाना चट्टी के पास ऋषिकेश यमुनोत्री हाईवे लगातार तीसरे दिन भी बंद रहा। तवाघाट गुंजी हाईवे भी मलबे आने से बंद है। मौसम विभाग ने यूपी, बिहार समेत 18 राज्यों में बारिश का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 6 से 7 दिनों तक उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर के कई इलाकों में अच्छी बारिश जारी रह सकती है। वहीं मौसम विभाग ने आज उत्तराखंड के देहरादून, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर, चमोली और पिथौरागढ़ में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। इन जिलों में कहीं कहीं भारी बारिश हो सकती है। इससे पहले भारी बारिश से देहरादून के विकासनगर स्थित लखवाड़ हाइड्रो इलेक्ट्रॉनिक प्रोजेक्ट के पास लैंडस्लाइड हो गया था। अगली खबर आ रही है झारखंड से, जहां हाई कोर्ट के जस्टिस दीपक रोशन की अदालत ने एक निर्णय में स्पष्ट किया है कि अवैध रूप से बर्खास्तगी किए गए शिक्षक को बहाली के साथ साथ बकाया वेतन, वरीयता और अन्य सभी लाभों का हकदार माना जाएगा। अदालत ने यह भी कहा कि बहाली का अर्थ यथास्थिति बहाल करना है, यानी शिक्षक को उसी स्थिति में लाया जाएगा जैसी उसकी बर्खास्तगी से पहले थी। कोर्ट अपने आदेश में ने कहा कि याचिकाकर्ता को उसकी नौकरी से वंचित कर उसे पीड़ित किया गया है और उसे न्याय पाने के लिए बार बार अदालत का सहारा लेना पड़ा है। इस संबंध में विनोद कुमार राय की ओर से हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी। प्रार्थी विनोद कुमार राय गिरिडीह जिले के लंगटवा बाबा कॉलेज में राजनीति विज्ञान के व्याख्याता थे। उन्हें वर्ष 2008 में कॉलेज के शासी निकाय ने बिना किसी विभागीय जांच के सेवा से बर्खास्त कर दिया था। इसके बाद हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई। वर्ष 2005 में हाईकोर्ट की खंडपीठ ने कुलपति को 3 सदस्यीय समिति गठित कर जांच का निर्देश दिया। समिति ने प्रार्थी के खिलाफ लगाए गए आरोपों को साबित नहीं कर पाया, फिर भी वर्ष 2008 में उन्हें बर्खास्त कर दिया गया। और इस खबर की अधिक जानकारी के साथ हमारे ब्यूरो हेड अजय सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं।
अजय, ये पूरा मामला क्या है, विस्तार से बताइए। जिस तरीके से झारखंड हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया है कि अवैध बर्खास्तगी के बाद टीचरों को राहत दी जाएगी और उन्हें 75% बकाया सैलरी का अधिकार भी है। जिले में एक लंगटा बाबा कॉलेज है, वहाँ के एक पॉलिटिकल साइंस के एक प्रोफेसर थे विनोद कुमार राय। उनको जो है शासी निकाय वहाँ के जो है 2008 में बर्खास्त कर दिया था और ये जो है उन पर बिना कोई आरोप और प्रत्यारोप के, बिना जांच के है उनकी बर्खास्तगी कर दी गई थी। इसके खिलाफ उन्होंने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया और तब जो है हाईकोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं, हाईकोर्ट के जो जस्टिस हैं, जस्टिस दीपक, उन्होंने एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है और कहा है कि उनकी बर्खास्तगी के खिलाफ जो है वो 75% जो है उनको सैलरी उनको दे दी जाए और जो भी उनका जो बकाया राशि है उसकी विलंब जो है उसको विरमित किया जाए तथा उनकी जो वरीयता है उसको भी कायम रखा जाए। यानी लबो-लुबाव ये है कि जो हाईकोर्ट जो है, चूंकि शासी निकाय का होता है क्या, जो संबद्ध महाविद्यालय होते हैं उसमें जो है शासी निकाय का काफी कुछ चलता है और उसमें उनका जो है मनमाने तरीके से वो जब ऐसा आरोप लगाते हैं किसी भी व्याख्याता को, किसी भी कर्मी को जब वो निकालते हैं तो वो अधिकतर लोग जो है कोर्ट का दरवाजा नहीं खटखटाते हैं। लेकिन जब इसमें जो है झारखंड हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए कहा है कि उनको वरीयता दी जाए और तथा जितने भी है उनको जब से है 2008 के बाद से अब तक उनको जितना भी है उनकी राशि एक मुश्त उनकी राशि भुगतान कर दी जाए तथा उनको फिर से बहाल किया जाए। एक और भी एक महत्वपूर्ण फैसला उसमें से आया है कि जो प्रभारी प्रचार का ये जो एक शब्द होता है उस शब्द को भी विलोपित किया जाए और प्रचार के रूप में उनका जो है पदस्थापित किया जाए। जी ठीक है अजय, आपका बहुत धन्यवाद जानकारी साझा करने के लिए। अगली खबर का रुख करेंगे, जहां सुप्रीम कोर्ट अयोध्या स्थित राम जन्मभूमि मंदिर में दान के कथित दुरुपयोग की स्वतंत्र न्यायालय द्वारा निगरानी किए जाने वाली जांच की मांग करने वाली याचिकाओं के एक समूह पर सुनवाई करने वाला है। ये याचिकाएं भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष सुनवाई के लिए सूचीबद्ध है। मामले पर सुप्रीम कोर्ट में 4 याचिकाएं दायर की गई हैं, जिनमें चढ़ावा चोरी की कोर्ट की निगरानी में सीबीआई से जांच कराने की मांग की गई है। तो आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट अयोध्या स्थित राम जन्मभूमि मंदिर में दान के कथित दुरुपयोग की स्वतंत्र न्यायालय द्वारा निगरानी की जाने वाली जांच की मांग करने वाली याचिकाओं को एक समूह पर सुनवाई करने वाला है। ये याचिकाएं भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष सुनवाई के लिए सूचीबद्ध है। मामले पर सुप्रीम कोर्ट में 4 याचिकाएं दायर की गई हैं, जिनमें चढ़ावा चोरी की कोर्ट की निगरानी में सीबीआई से जांच कराने की मांग की गई है। तो आपको बता दें, एसआईटी ने गिनती कक्ष में गंभीर सुरक्षा चूक का भी खुलासा किया था। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष आज सुनवाई होने वाली है। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट अयोध्या स्थित राम जन्मभूमि मंदिर में दान के कथित दुरुपयोग की स्वतंत्र न्यायालय की निगरानी जांच को लेकर आज सुनवाई होनी है और इस मामले की ज्यादा जानकारी देंगे हमारे संवाददाता विवेक सिंह चंदेल। विवेक, आज जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं दायर की गई हैं, 4 याचिकाएं, उस पर आज सुनवाई होनी है। बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट जो है इस मामले पर सुनवाई करने वाला है, क्योंकि जब ये वैकेशन बेंच चल रही थी उस दौरान भी इस मामले पर जल्द सुनवाई की मांग को उठाया गया था, लेकिन कोर्ट ने इसे इनकार कर दिया था और आज सीबीआई की जो अध्यक्षता वाली बेंच है वो इस मामले पर सुनवाई करेगी। क्योंकि जो याचिकाएं दाखिल की उन याचिकाओं में स्पष्ट रूप से ये कहा गया है कि जो अलग अलग याचिकाएं हैं, जैसे अगर हम बात करें कि जो ये अजय राय की तरफ से जो पहली याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई थी उसमें ये कहा गया था कि इस मामले में जो एक स्वतंत्र कमेटी बनाई जानी चाहिए जो सीबीआई की निगरानी में होनी चाहिए और ये वो जांच करे और ये बताए कि क्या अयोध्या में जो चंदा चोरी का आरोप लगाया जा रहा है वो हुआ है या कोई गड़बड़ी हुई है या कोई गबन हुआ है, इसकी जांच चाहिए। इसके अलावा यूपी सरकार और ट्रस्ट को भी निर्देश है
कि एक ऐसा मैकेनिज्म डेवलप किया जाए जिससे कि अगर ऐसी कोई घटना होती है या हुई है तो फ्यूचर में ऐसी कोई घटना ना हो सके और उसका ऑडिट भी अच्छे तरीके से किया जा सके जिससे ऐसी समस्या ना हो। वहीं एक सवाल ये भी कहा गया कि ये जो यूपी सरकार और ट्रस्ट को ये आदेश दिया जाए कि इस मामले से जुड़े जितने भी सीसीटीवी फुटेज, बैंक खाते या जितनी भी चीजें हैं वो सुरक्षित रखी जाए जब तक इस मामले में जांच नहीं हो जाती। वहीं जो एक आरजेडी के विधायक हैं वो सुधाकर सिंह, उनकी तरफ से भी सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की और ये कहा गया कि इस मामले में स्पष्ट ऑडिट किया जाना चाहिए और ये जांच की जानी चाहिए कि क्या इस मामले में कोई गड़बड़ी हुई है या नहीं हुई है। तो जो ये याचिकाएं दाखिल की गई उनका सीधा सीधा कंसर्न ये है कि पहले ये तो क्या ये ऐसी कोई चोरी हुई है, अगर चोरी हुई है तो उसकी जांच की जाए और सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जो इसकी जांच को अंजाम दिया जाए उसकी निगरानी सुप्रीम कोर्ट करे। हालांकि सीबीआई जो है उसकी जो कमेटी बनाई गई वो जो स्वतंत्र कमेटी होगी जो इसकी जांच करेगी। तो कुल मिला के जो याचिकाएं दाखिल की गई उन याचिकाओं में कहने का मतलब ये है कि जो भी चंदा चोरी का मामला हुआ उस चंदा चोरी के मामले को लेकर जो जितने भी चाहे मैकेनिज्म बनाने की बात हो या फिर जो इसकी स्वतंत्र जांच की बात हो, जिससे कि जो इसमें शामिल लोग हैं उनका पता लगाया जा सके और जो लोगों की आस्था है उसके साथ जिन लोगों ने खिलवाड़ करने की कोशिश की है उसको रोका जा सके और फ्यूचर में ऐसा ना हो उसके लिए मैकेनिज्म बनाए जाने की जरूरत है। हालांकि हाईकोर्ट में भी, इलाहाबाद हाईकोर्ट में भी इसको लेकर याचिका दाखिल की गई थी जिसमें ये कहा गया था कि इस मामले की स्वतंत्र जांच कराई जाए। इस पर हाईकोर्ट ने सुनवाई करने से इनकार करते हुए कह दिया कि सुप्रीम कोर्ट से इस मामले में ऑलरेडी मामला पेंडिंग है, इस वजह से इस मामले पर सुनवाई नहीं होगी। तो अब सबकी निगाहें सुप्रीम कोर्ट के सामने लगी हुई कि क्या सुप्रीम कोर्ट इसमें कोई आदेश देता है, क्योंकि इस मामले में जो यूपी सरकार की तरफ से था पहले ही एसआईटी गठित कर दी गई थी और एसआईटी गठित करने के बाद इस मामले में 8 लोगों की गिरफ्तारी हुई, एफआईआर दर्ज की जा चुकी है और जांच चल रही है। और सवाल ये है कि सुप्रीम कोर्ट इसमें जांच की प्रगति को देखने के लिए स्टेटस रिपोर्ट मांगता है या इस मामले में कोई नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने के लिए कहता है या जो मांगे हैं उनको लेकर क्या विचार व्यक्त करेगा, ये देखने वाली बात होगी। हालांकि जब सीबीआई की बेंच इस मामले पर सुनवाई करेगी तो जो चीजें निकल कर आएंगी उसके ऊपर और भी आगे बात करना आसान होगा कि आखिर सुप्रीम कोर्ट का इस मामले में रुख आखिर होता क्या है। ठीक है विवेक, आपका धन्यवाद जानकारी साझा करने के लिए। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।